नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए आपके सामने एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ ईएमएमसी प्रॉब्लम के रिलेटिव। जिस मोबाइल के अंदर ईएमएमसी का जो प्रॉब्लम होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे समझा जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, और जब एक आईसी की जगह दूसरी आईसी जब लगानी होती है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है, खास करके एमटी के बेस पे। ये इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है। और दोस्तों, इस तरह से मेरा सॉल्यूशन जो यूट्यूब पे मेरा वीडियोज़ है करीब करीब 120 वीडियो के करीब है, और एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने आधी अधूरी बात बोली है। हर हमेशा वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मैंने सिखाया ही है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन जो है इस तरह से मेरे सॉल्यूशन देख के मेरे पे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको भी इस तरह से अच्छा टेक्नीशियन बनना है और मेरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो मेरे वीडियो देखते हो वो एक कीचड़ में खिला हुआ कमर है। आपको सिर्फ कमर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो कीचड़ है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 10, 15, 20 आधे घंटे में जो सॉल्यूशन आपको करके बताता हूँ, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है मेरी बहुत सालों की मेहनत, जो मैंने टाइम दिया है, अपना बेस्ट दिया है। उस वजह से आज इतना अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ। तो आपको भी अगर इतनी अच्छे से काम करना है तो सिर्फ मेरे से जुड़ने से आप ये सब कर पाओगे ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ आपके कैरियर का एक रास्ता बना सकता हूँ, वो रास्ते पे चलना तो आपको है। लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन इस तरह से मेरे से जुड़ते हैं, वो समझते हैं कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊँ, उसको फीस पे कर दूँ तो मैं इसके जैसा टेक्नीशियन बन जाता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ये इसकी गलतफहमी है। आप एक टेक्नीशियन बन पाओगे फ्यूचर में, उसका हुनर हम दे सकते हैं आपके अंदर, लेकिन काम आपको करना है। जो हमने टाइम दिया उतना आपको भी टाइम देना पड़ता है, आपको भी उसमें इस तरह से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ती है। और दोस्तों, मैं कोई तिस्मार खा या अल्लाह भगवान नहीं हूँ कि मेरे पास सब कुछ होता है। मेरे पास जो होता है वो मैं आपको दूंगा। मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने नॉलेज पाई है वो सारी चीज़ को आपके सामने शेयर करूंगा। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं हर एक चीज़ जानता होता हूँ, मैं हर एक चीज़ में पूरा होता हूँ, क्योंकि बदलते हुए ज़माने में टेक्नोलॉजी के हर कोई आदमी हर कोई चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। तो इस तरह से भी आपको एक ध्यान में रखनी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन इस तरह से भी होते हैं जो शॉर्टकट में जल्दबाजी में सीखने की कोशिश करते हैं और फिर सीख नहीं पाते हैं। इस तरह से भी होता है। मैं जादूगर नहीं हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आपको दे दूँ और आप ऐसे टेक्नीशियन बन जाओगे। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी वो हर एक प्रॉब्लम आती है जो आपको आती है। मेरे पास भी वही 24 घंटा है जो आपके पास है। मेरे पास भी कोई कंपनी साइन करवा के ये मोबाइल को लॉन्च करती है या तो मुझे एक अलग से कोई ट्रिक बताई जाती है, ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है। मैं भी सीखता हूँ और मैं भी हमेशा अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैं समझता हूँ, जो मुझे मेरे पास नॉलेज है, वो चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई ऐसी पतंजलि नहीं है कि मैं आपको दूंगा बिना लिखे और बिना कॉपी पेन पे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको अगर पहले टेक्नीशियन अच्छा बनना है, एक सर्जन बनना है, तो आपको प्रोफेशनल बेस पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो फॉल्ट को फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपके पास है तो आप मल्टीमीटर को चला सकते हैं, मल्टीमीटर को समझ सकते हैं, मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीमीटर का यूज़ करने के बाद आपको एक फॉल्ट फाइंड हो जाएगा और उसके बाद आप वो फॉल्ट को फाइंड करने के लिए ब्लोअर का, सोल्डर का यूज़ करके ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं बहुत अच्छी तरह से स्केमेटिक की नॉलेज दे सकता हूँ, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज दे सकता हूँ। लेकिन चीज़ ऐसी है कि आपको सिर्फ मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, आपके लिए रास्ता बना सकता हूँ। रास्ते पे चलना आपको होता है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं। मेरी जो नॉलेज है वो नॉलेज की कैपेसिटी नहीं है उसको लेने के लिए, और वो सीख नहीं पाते, इसलिए पीछे से मेरी नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक केस स्टडी है जो कि माइक्रोमैक्स का Q372 मॉडल नंबर है। इस मोबाइल फुली डेड है और डेड मोबाइल के अंदर
जब मैंने चेक किया तो मेरे सामने जो इश्यू आया है वो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मोबाइल के अंदर जब भी डेड कोई मोबाइल आता है तो पहला हमारा स्टेप होता है कि हम उसको डीसी मशीन से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होती है, क्योंकि डीसी मशीन से हमें बैटरी की लाइन और अंदर का जो पावर सेक्शन से जो कोई इश्यू है तो उसका क्लू हमें यहाँ मिल जाता है। तो उसके लिए हम एक बार डीसी मशीन से मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी डीसी मशीन्स का पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्शन कर दिया है और यहाँ आप डीसी मशीन का रीडिंग भी देख सकते हो। अभी डायरेक्ट कोई करंट नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे ही पावर स्विच प्रेस करूँगा, ये पावर स्विच है, देखिए मैं प्रेस करता हूँ, ये पावर स्विच प्रेस किया, करंट गया आगे देखिए और 8 पे रुका। मैं यहाँ से पावर स्विच पे अपना जो प्रेस है वो हटा लेता हूँ, ये हटा लिया देखिए। तो भी अभी 7 पे करंट रुकता है। देखिए इसके अंदर पावर स्विच प्रेस करने के बाद यहाँ 7 और 8 पे करंट रुकता है और मोबाइल में कुछ हरकत नहीं है, मतलब मोबाइल पूरा फुली डेड है, अभी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। जब भी आपके पास कभी ऐसे प्रॉब्लम आए कि मोबाइल शॉर्ट ना हो और डीसी मशीन में डायरेक्ट कोई करंट भी ना ले रहा हो और पावर स्विच प्रेस करने के बाद इस तरह से 7 या 6 या 8 पे करंट रुकता हो, तो इस कंडीशन में इस मोबाइल में हार्डवेयर इश्यू ना होके एक बार आपको सॉफ्टवेयर के तहत एक बार चेक करना होता है, तो कि इसके अंदर कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद क्या ड्राइवर शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से हमें आगे कैसे चेक करना है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में भी कौन से सेक्शन में, वो हमें आइडिया आता है। तो एक बार इस कंडीशन में हम मोबाइल को हार्डवेयर वर्क ना करके उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर का एक बार देखते हैं। तो मॉडल नंबर आप देख सकते हो, मॉडल Q372 ये मॉडल है। तो चलिए हम एक बार इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या ड्राइवर शो कर रहा है कि नहीं। तो ये मोबाइल को अभी कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम बैटरी रिमूव कर देते हैं। बैटरी रिमूव करने के बाद यहाँ से हम ये जो कंप्यूटर है उसमें डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं। ये डिवाइस मैनेजर इसलिए ओपन किया कि उसमें अभी कौन सा ड्राइवर शो कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। देखिए ये अभी डिवाइस मैनेजर ओपन किया है और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, MTK प्रोसेसर होता है, इस वजह से सिर्फ आपको USB यहाँ चार्जर कनेक्टर केबल करना है, केबल लगाना है। देखिए ये कि मैंने केबल लगाया। अब हम एक बार देखेंगे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि देखिए ये अभी ड्राइवर शो किया है, पोर्ट बन के चला गया। देखिए ये आ गया, देखिए MediaTek फ्रीलोडर USB Vcom पोर्ट। यहाँ जो एक बार MediaTek USB पोर्ट बन रहा है और दूसरी बार USB Vcom पोर्ट एंड्रॉयड ये पोर्ट बन रहा है। तो ये पोर्ट बनने का मतलब है कि हमारे मोबाइल में सही सही ड्राइवर शो कर रहा है, तो उसका मतलब कि ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर इश्यू हो सकता है। तो चलिए हम एक बार इसका सॉफ्टवेयर करके देखते हैं। उसके लिए यहाँ से इसको एक बार डिकनेक्ट कर देंगे। डिकनेक्ट करने के बाद ये अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अभी इसके अंदर हम SP टूल ओपन करेंगे, फ्लैश टूल। देखिए ये SP टूल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। SP टूल ओपन करने के बाद यहाँ से हम फाइल देंगे,
ये पास हो गया, डाउनलोड होके हो गया। अभी मतलब एसपी टूल में कंप्लीट फ्लैश प्रोसेस प्रोग्रामिंग जो है वो हो गई है। एक बार हम इसको यूएसबी जो केबल था वो निकाल के बैटरी लगा के मोबाइल को ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। ये बैटरी लगा दी और ये पावर स्विच है, प्रेस किया, देखिए ये अभी भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। एक बार हम इसको डीसी मशीन से भी कनेक्ट करके देखते हैं कि डीसी मशीन में क्या हुआ। तो एक बार डीसी मशीन से उसको चेक करते हैं। ये बैटरी निकाल दिया। बैटरी निकालने के बाद ये नेगेटिव पे नेगेटिव और ये उसका पॉजिटिव पे पॉजिटिव, देखिए ये कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद हम पावर स्विच को प्रेस करेंगे और क्या देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए मैंने पावर स्विच प्रेस किया, हमारे डीसी मशीन में 7 तक करंट जाके अभी रुका है। देखिए ये 8 पे आया और ये देखिए जो कंडीशन था सेम टू सेम कंडीशन मोबाइल डीसी मशीन में रुका है 86 पे, 0.086 पे करंट रुका है और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। जबकि इसके अंदर फ्लैश प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट हो गया। जब ये मोबाइल डेड आया था सबसे पहले हमने इसको डीसी मशीन में कनेक्ट किया। डीसी मशीन में करंट इतना 86 ले रहा था, तो हमने उसको फ्लैश प्रोग्रामिंग किया, कंप्यूटर में कनेक्ट किया, ड्राइवर लिया, फ्लैश किया, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल हमारे पास आते हैं, खास करके एमटी के प्रोसेसर के जो बेस पे मोबाइल होते हैं, कि जिस मोबाइल को हम फ्लैश करते हैं तो फ्लैशिंग के दौरान फ्लैश कंप्लीट हो जाता है, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो ये इश्यू हमारा हार्डवेयर का ना होके सॉफ्टवेयर का ही हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है उस तरह से कि आजकल जो मार्केट के अंदर जो मेमोरी आ रही है, खास करके एमटी के बोर्ड में, उसमें रीड ओनली मेमोरी हो जाती है। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैश को रीड कर सकता है और उसको जब ऑन किया जाए तो डिस्प्ले पे वो राइट नहीं कर सकता। इस वजह से उसका डेटा आउटपुट दे नहीं सकता, सिर्फ डेटा ले सकता है। इस वजह से फ्लैश कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो एक बार हम हमारे CM2 डोंगल जो है उसके माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि ये डोंगल में एक सुविधा होती है कि इसमें हम eMMC की हेल्थ चेक कर सकते हैं, eMMC को चेक कर सकते हैं। तो क्या हमारी मेमोरी आईसी है या रीड और राइट है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे मोबाइल में मेमोरी के रिलेटिव प्रॉब्लम है या नहीं है, सॉफ्टवेयर के रिलेटिव। तो चलिए हम एक बार वो प्रोसेस करके देख लेते हैं CM2 में चेक करके। ये एप्लीकेशन जो है ऑन हो गया है। अब हम एक बार यहाँ उसको बूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सीपीयू की कैटेगरी क्या है। तो अभी इसमें ये सीपीयू, इसमें से कोई एक सीपीयू की सीरीज थी तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा में आएंगे। एक्स्ट्रा में यहाँ 2 टेस्ट दिखा है, टेस्ट फ्लैश आईसी और टेस्ट रैम। ये दोनों को हम टिक कर देंगे ऐसे। ये टिक करने के बाद हम मैक टेस्ट देके मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मैक टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ जब ये स्क्रीन आए तब आपको ये कंप्यूटर से ये केबल कनेक्ट करके ये कनेक्ट किया। देखिए मोबाइल कनेक्ट हो गया। अब प्रोसेस देखिए बूट ओके भी हो गया। पूरा प्रोसेस होने देते हैं। देखिए यहाँ इसका जो आईसी है, मेमोरी आईसी, उसका पूरा डिटेल, CID नंबर, ये सब उसका दिया है स्क्रीन पे, आप देख सकते। ये फ्लैश रीड राइट, फ्लैश मेमोरी रीड राइट टेस्ट हो रहा है अभी। ये देखिए यहाँ मैसेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारा मोबाइल में फ्लैश होने के बाद भी मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा, ये इसका मतलब ये है। देखिए eMMC रीड ओनली हो गया। देखिए यहाँ रीड राइट होना चाहिए लेकिन अभी यहाँ eMMC रीड ओनली है। इस वजह से इस मोबाइल के अंदर
मेमोरी आईसी रीड ओनली होने की वजह से ही सिर्फ हम उससे फाइल को राइट नहीं करवा सकते हैं, तो ये इश्यू मेन था। तो अब ये मोबाइल को हम कोई भी टूल से या कोई भी बॉक्स से फ्लैश कितना भी करे, ये मोबाइल सिंपली ऑन होने वाला नहीं है। इसको अगर ऑन करना है तो ये डेड बूट रिपेयर में चला गया है। इसका जो रीड ओनली मेमोरी हो गया है उसको रीड राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, इसको हमारा eMMC प्रोग्रामेबल जो बॉक्स आता है, इजी जेटेक है या आपका UEFI बॉक्स है, उसके जरिए आप इसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। UEFI बॉक्स के जरिए किस तरह से इस मोबाइल को रीड ओनली मेमोरी को रीड राइट करके मोबाइल को फिर लाइव कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम एक बार इसका eMMC यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए, मैंने उसकी बॉडी से उसका बोर्ड को पूरा अलग कर लिया है, ये देख सकते हो, ये इसका पूरा बोर्ड है। अब इसके अंदर यहाँ से मैंने ये इसका प्लेट भी काट दिया है, देखिए आप देख सकते हो। इसमें जो हमारी आईसी है, मेमोरी आईसी, वो EMCP है और SK हाइनिक्स कंपनी के है, आप देख सकते हो। और उसका नंबर जो है वो भी मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, देखिए, ये हाइनिक्स कंपनी की आईसी है और EMCP है, ये देख सकते हो। तो चलिए हम एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद देखते हैं। देखिए, अभी आईसी हमने यहाँ से निकाल ली है और इसके अंदर ये नॉर्मल आईसी थी, कोई पेस्टेड आईसी नहीं है। एक बार हम उसको पूरा क्लीन करके देखते हैं। ये देखिए, ये आईसी को अभी मैंने निकाल के रिमूव कर दिया है, ये आप देख सकते हो। ये आईसी को अभी हम उसके एडेप्टर में लगा देंगे। देखिए, ये इसका एडेप्टर है। आप ये एडेप्टर में इस तरह से उसका सेटिंग करके ये लगा दिया और इसके बाद इसका लॉक कर दिया। अब हम UEFI में इसको कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको रख देते हैं और हमारे UEFI का सेटअप जो था उसको ओपन करेंगे। eMMC UEFI का जो सेटअप है, ये इसका ओपन करते हैं। देखिए, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ से उसको बड़ी स्क्रीन कर देते हैं। अब ये ओपन हो जाने के बाद अभी हम eMMC जनरल में है, सीधा आपको आइडेंटिफाई eMMC देना है। ये दिया, प्रोसेस हो रही है अभी। देखिए, ये eMMC अभी कनेक्ट तो हो गया, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ तो यहाँ कोई फाइल शो नहीं की। जबकि मैंने इसको SP टूल से जब फ्लैश किया तो पूरा फाइल इसके अंदर फ्लैश हो गया था। तो उस हिसाब से यहाँ उसका डिटेल आना चाहिए, लेकिन कोई डिटेल नहीं आया। और दूसरी चीज़, एक एरर देख सकते हो यहाँ, बेड CSD डिटेक्ट, eMMC का डैमेज का जो एक एरर आ रहा है, आप देख सकते हो। CID और CSD, ये दोनों की एक एरर है, ये देखिए रेड कलर में है। और दूसरा एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ जो आपका यूज़र एरिया है, उस यूज़र एरिया देखिए सिर्फ 128 MB का ही इसमें शो कर रहा है। जबकि इस मोबाइल के अंदर 1 GB रैम के साथ 8 GB रोम है, तो यहाँ 128 MB ही सिर्फ शो कर रहा है।
तो ये ईएमएमसी पार्टीशन के हिसाब से पूरा डैमेज हो गई है। फिर भी हम एक बार उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इस ईएमएमसी को ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज देख के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, इसको एक बार यस देते हैं। देखिए, ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज डन हो गया। अब हम एक बार आइडेंटिफाई देते हैं क्या होता है। देखिए, फिर से वैसे का वैसा ही प्रॉब्लम है। अब हम एक बार इसका नेम टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, हम यहाँ यस देंगे। देखिए, नेम टेस्ट में भी बूट वन पार्टीशन टेस्ट फेल हो जा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। और एक दूसरी बात ये है कि एक एसके हाइनिक्स का ये ईएमएमसी है, लेकिन यहाँ कोई शो नहीं कर रहा है उसका नाम स्क्रीन पे। यहाँ एक शो करना चाहिए, ये भी नहीं कर रहा है और यहाँ भी कुछ लिख के नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। और इसके अंदर देखो, एक स्मार्ट रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो अभी यहाँ बता नहीं रहा है। एक बार ईएमएमसी पार्टीशन के अंदर जाएंगे, उसके बाद इसका जो यूजर एरिया GP1, GP2, GP3 और GP4 जो है, इसको राइट करके हम राइट पार्टीशन सेटिंग, उसमें आपको यस देना है। देखिए, यहाँ भी एरर है, इसमें रीड ओनली मेमोरी हो गया है, डिवाइस रीड ओनली मेमोरी है और ये प्रोसेस है फेल हो गया है। तो उसका मतलब कि अभी ये आईसी जो है, ये देखा जाए तो एक तरह से पूरा डैमेज हो गया है। और इसके अंदर वहाँ से ही पता चल जाता है कि उसका 128 MB का यूज़र एरिया हो गया है। तो वहाँ से ही ये ईएमएमसी फॉल्टी माना जाएगा। देख सकते हो आप, इस मेमोरी की जगह दूसरी कोई एक ऐसी मेमोरी यहाँ लगाएंगे और उसका प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा एक बोर्ड है, ये देख सकते हो। उसके अंदर ये सेम साइज का रोम और रैम साइज का एक मेमोरी है, जो कि सैमसंग कंपनी का है। और हमारा जो ओरिजिनल आईसी था वो हाइनिक्स का है। तो ये सैमसंग का, ये देख सकते हो, ये इसका नंबर है। देखिए, सैमसंग KM7X000VM और B314। ये जो आईसी है, इस आईसी को हम प्रोग्रामिंग करके, अदर बोर्ड है, ये दूसरी अदर कोई कंपनी का बोर्ड है, ये बोर्ड में से ही आईसी को रिमूव करके हम प्रोग्रामिंग करके उस बोर्ड में लगा के देखते हैं। तो चलिए हम एक बार वो ट्राई कर लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है और इसको प्रोग्रामिंग करना किस तरह से होता है। तो चलिए हम एक बार वो प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ईएमएमसी को अभी मैंने उसके हेडेप्टर जो 162 वाला हेडेप्टर है यूएफआई का, उसमें कनेक्ट कर लिया है। अब हम एक बार इसका सेटअप को ओपन करेंगे। देखिए, ये प्रोसेस अभी हो रही है। ये ओपन हो गया है। एक बार हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखिए, ये अभी हम यहाँ आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये ईएमएमसी सही से कनेक्ट हो गई है। और एक मज़े की बात यह है कि इसके अंदर भी कोई फाइल नहीं है। तो अब हम एक बार इस आईसी को फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। देखिए, इसे यस दे देंगे। देखिए, ये फैक्ट्री फॉर्मेट अभी डन हो गया है। एक बार हम फिर से आइडेंटिफाई देते हैं। देखिए, ये आइडेंटिफाई दे दिया। अब आप देख सकते हो, एक बार यहाँ CID नंबर जो है वो इसका, ये इस आईसी का ये है। एक बार हम यहाँ हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, कैसे है। देखिए, ये हेल्थ रिपोर्ट भी एकदम सही है और यहाँ आईसी का लाइफ टाइम भी अभी बहुत ही अच्छा है। तो एक बार हम नेम टेस्ट देंगे और यस दे देंगे।
देखिए अभी नैन टेस्ट भी बहुत ही सक्सेस है, अच्छा है, मतलब कोई एरर नहीं है उसके अंदर। अब हम एक बार आइडेंटिफाई देंगे, उसके बाद अब हम यहाँ फैक्ट्री इमेज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम प्रोसेसर सिलेक्ट करेंगे। MTK का प्रोसेसर है मीडियाटेक, तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो भी मोबाइल है उसका स्कैटर फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमारा मोबाइल है माइक्रोमैक्स का। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप डायरेक्ट फाइल चढ़ाओ। सिर्फ आप, अगर आपके पास CID नंबर है तो CID नंबर आप मैन्युअली चेंज करके भी इस IC को आपके बोर्ड में लगाने के बाद भी फ्लैश कर सकते हो। लेकिन CID नंबर चेंज करने के लिए हम यहाँ फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये माइक्रोमैक्स का ये मॉडल नंबर है। जैसे ही मैं यहाँ फाइल सिलेक्ट करूँगा, फाइल सिलेक्ट करने के बाद वहाँ CID नंबर नीचे शो कर देता है, वही CID नंबर इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो CID नंबर चेंज करने के लिए ही ये फाइल मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ राइट दे देते हैं, देखिए तो राइट देने के बाद ये फाइल पूरा देखिए यहाँ CID नंबर का एक वार्निंग आ रहा है कि CID नंबर इसका चेंज करना पड़ेगा, नहीं मैच नहीं है। तो हम यहाँ हम यस दे देते हैं। उसके बाद ये CID नंबर है ये IC का, ये चेंज होगा। देखिए आप देख सकते हो, ये ओके दे दीजिए। तो ये CID नंबर चेंज डन हो गया। देखिए बस इतना आपको करने के लिए ही ये फाइल चाहिए। ये पूरा फाइल फ्लैश हो जाएगा, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये पूरी प्रोसेस हम करते हैं। तो चलिए हम एक बार फाइल को पूरी चढ़ने देते हैं उसके अंदर। तो देखिए ये पूरी फाइल अभी फ्लैश हो गई है और यहाँ आपको एक वार्निंग दे रहा है कि CID नंबर चेंज हुआ, इसलिए आप eMMC फर्मवेयर अपडेट नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात आप देख सकते हो यहाँ पूरा हमारा जो मोबाइल मॉडल नंबर है उसका यहाँ शो कर दिया है, और फाइल भी एंड्रॉयड कौन सा वर्जन वो भी शो कर दिया है। और यहाँ CID नंबर भी चेंज हुआ। देखिए ये CID नंबर पहले अलग था, अब ये CID नंबर इस फाइल के हिसाब से हो गया है। और दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो, देखिए ये IC सैमसंग कंपनी की थी जब फाइल नहीं थी। जैसे ही मैंने फाइल चढ़ा दी, CID नंबर चेंज हुआ, SK हाइनिक्स कंपनी की IC नीचे लिख के आ गया। देखिए लोगो भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से अब मतलब चेंज हो जाता है। एक बार हम इस IC को फिर से बोर्ड पे लगा के देखते हैं आगे की प्रोसेस किस तरह से होती है। देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के अंदर मैंने अभी यहाँ एक सैमसंग का ये IC लगाया है। 8GB रोम के साथ 1GB रैम है इसमें, जो मैंने अदर कोई बोर्ड से निकाल के यहाँ लगा दिया है और उसका प्रोग्रामिंग भी कर दिया है। और यहाँ जो पहले IC थी वो ये IC थी, SK हाइनिक्स की थी। इसकी आगे की प्रोसेस मैंने पूरी आपको बताई कि ये IC है। वो जब हमने कंप्यूटर में कनेक्ट करके UEFI बॉक्स में जब देखा तो इसमें पार्टीशन में प्रॉब्लम था। 100 यूज़र एरिया सिर्फ 128 MB का ही हो गया था और उसमें CID नंबर का एरर भी आ रहा था। तो ये IC है जो उसकी ओरिजिनल IC थी, जो SK हाइनिक्स कंपनी की है। उसकी जगह मैंने यहाँ सैमसंग की एक IC यूज़ की है, सेम रोम और सेम रैम के साथ ये IC दूसरे अदर बोर्ड से मैं निकाल के प्रोग्रामिंग करके अभी आपके सामने ही इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है और अभी लगा दी है। लेकिन फिर भी इस तरह से मीडियाटेक में आप कभी भी UEFI में उसके एडेप्टर के साथ कोई IC को अगर प्रोग्रामिंग करते हो, मतलब फ्लैश लगाते हो, तो ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। आपको एक बार इसके प्रोसेसर के साथ USB के माध्यम से फ्लैश प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसके बाद पूरा मोबाइल ऑन होता है। तो एक बार मैं यहाँ आपको वो बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल में हमने फ्लैश प्रोग्रामिंग करने के बाद भी ये मोबाइल DC मशीन में क्या कंडीशन है और ऑन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो चलिए एक बार हम इस बॉडी के साथ पूरा असेंबल कर लेते हैं।
ये देखिए अभी मैंने उसको पूरा असेंबल कर दिया है। अभी हम एक बार उसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा डीसी मशीन में कितना करंट ले रहा है। देखिए अभी ये मोबाइल में फ्लैश प्रोग्रामिंग किया हुआ है सैमसंग के आईसी के साथ। ये मैं अभी डीसी मशीन का कनेक्शन प्लस और प्लस माइनस पे माइनस लगा देता हूँ। देखिए अब डीसी मशीन में अभी इसका पावर स्विच प्रेस करेंगे। देखिए पावर स्विच प्रेस किया, 6 पे करंट रुका है। आप देख सकते हो जैसे ही हाथ छोड़ दिया यहाँ से रिटर्न आ जाता है, मतलब मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है ये, आप देख सकते हो। तो इस मोबाइल को फिर से एक बार रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, मतलब फ्लैश करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक बार उसको फिर से हम फ्लैश प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि क्या ये मोबाइल फिर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको फ्लैश करके देख लेते हैं। देखिए ये मोबाइल अभी मैंने पूरा बॉडी के साथ पैक कर दिया है। अब हम इसको एक बार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल है वो सक्सेस हो जाता है कि नहीं। तो ये देखिए अभी पूरा फ्लैश प्रोग्रामिंग हो गया है, डन हो गया है, राइट आ गया और वहाँ ड्राइवर भी हट गया। तो ये मोबाइल के अंदर फ्लैश हो गया। अब हम एक बार इसको यूएसबी से हटा के बैटरी लगा के देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए ये बैटरी में लगा देता हूँ। तो बैटरी लगाने के बाद एक बार उसका पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया है, माइक्रोमैक्स लिख के आ गया। ये मोबाइल फुल्ली डेड था। इस मोबाइल के अंदर जब हमने फ्लैश किया तो फ्लैश हो जा रहा था, लेकिन फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने इसका ईएमएमसी हेल्थ रिपोर्ट मतलब चेक किया CM2 में, तो उसमें रीड ओनली मेमोरी हो गया था। इसके बाद इसका कोई ISP पिन आउट नहीं था। आईसी को सीधा निकाल के हमने प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा कि 128 MB का CPU यूज़र एरिया हो गया था और CID का एरर था। तो उसको हमने रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन पूरा रिपेयर नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही एक दूसरे कोई बोर्ड से सैमसंग का इसमें जो था वो SK हाइनिक्स कंपनी का IC था। इसमें इसकी जगह मैंने सैमसंग का एक सेम रोम और रैम वाला IC इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके लगाया है और फ्लैश किया। देखिए मोबाइल अभी ऑन हो गया है, लेकिन इसमें एक इश्यू रहेगा कि इसमें IMEI नंबर जो है वो यहाँ नील हो जाएगा, मतलब IMEI नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने नए मोबाइल में नई IC में ही सीधा प्रोग्रामिंग किया है। तो उसका सिक्योरिटी बैकअप तो कोई नहीं होता, इस वजह से हमें यहाँ IMEI नंबर रिपेयर करना पड़ेगा। इसका इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अभी एक बार पूरा देख लेते हैं मोबाइल को ऑन करके कि क्या है बेसबैंड नंबर और IMEI नंबर। ये देखिए अभी मोबाइल ऑन हो गया है। लैंग्वेज हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, नो। ये देखिए मोबाइल अभी ऑन हो गया है। एक बार हम उसका IMEI नंबर चेक कर लेंगे। *#06#। देखिए अभी IMEI नंबर अभी अनवैलिड है, आप देख सकते हो। और एक बार उसका बेसबैंड वर्जन भी देख लेते हैं। इसमें जो कि बेसबैंड वर्जन तो नहीं जाता है, फाइल चढ़ जाती है तो हो जाता है। बेसबैंड वर्जन इसमें है। तो इस तरह से
इसमें IMEI नंबर, अभी इसमें नेटवर्क नहीं आएगा, इसमें IMEI नंबर रिपेयर करेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कोई भी मोबाइल आए तो आप रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ आपको ये पूरे प्रोसेस बताई कि एक बूट रिपेयर किस तरह से किया जाता है, और एक IC की जगह दूसरी IC लगाना है तो इतना कुछ ज़्यादा MTK में खास करके नहीं होता है, और बाकी के भी नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।